ये वाला वीडियो मान लो एकदम फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र होने वाला है, क्योंकि भाई साहब आज पूरी फिजिक्स की बुक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो पे देखने वाले। और आज के वीडियो, आज की ये क्लास कंप्लीट कर लेते हो ना और सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो फिजिक्स में आपका स्कोर बहुत मस्त रहेगा। देखो हमने इससे पहले आपसे बताया था कि फिजिक्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसके पहले वाले वीडियो पे बताए थे और आप सबने ज्यादातर ने कमेंट भी किया था भैया इनके आंसर भी बता दो। तो आज जितने क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हो 1 और 2 नंबर वाले, ठीक है। आज की इस वीडियो पे 1 और 2 नंबर वाले जितने भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी बुक से छटे हुए क्वेश्चन जो कि हर साल पेपर पूछा था उन सभी प्रश्नों को देखने वाले। और ये एकदम मान लो फिजिक्स के पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है। एकदम ब्रह्मास्त्र होगा, फिजिक्स का पेपर जाके एकदम मस्त क्लियर करके आओगे अच्छे से, ठीक है। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला भाई साहब, क्योंकि पूरी बुक के छटे हुए क्वेश्चन है 1 और 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर इनको कोई तैयार कर लेता, भले पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो आप आसानी से बढ़िया नंबर ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1 और 2 नंबर वाले बहुविकल्पी भी मिला के मान लो कम से कम आपको 15 नंबर तक मिलेंगे उससे, ठीक है। 15-16 नंबर का आपका काम बन जाएगा इससे, अगर इनको तैयार कर लेते हो तो, ठीक है। 70 में 15 नंबर भी बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस क्लास को पूरी देखना और जितने क्वेश्चन बताए भाई पूरा एक एक तैयार कर लेना, ठीक है। आज के इस वीडियो पे 1 और 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाली क्लासेज है वो भी आपको आगे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलो मस्त तरीके से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे कह रहे हैं जितने क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है तो तैयार भी कर लेना है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जल्दी शेयर कर दो, उनको बता दो भैया पेपर से पहले देख लो इसको, इस क्लास को देख लो, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो क्योंकि इसी से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो जितने भी क्वेश्चन है सभी यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन चलो मस्त तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो आपको यहीं पे कॉपी पे पूरा मतलब इसी पेज की स्क्रीन पे ले चलते हैं और मस्त तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो भाई अब मस्त तरीके से एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो 1 और 2 नंबर वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना पूरी बुक के सभी क्वेश्चन है और अच्छे से इनको तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट आप लेते जाना, इनको तैयार कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने लिखा आवेश Q बराबर 1 कूलाम, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी तो Q बराबर सूत्र क्या होता है, Q बराबर होता है N इंटू ई। क्या सूत्र होता है, Q बराबर N इंटू ई। और यहाँ से N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q क्या है आवेश है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो N बराबर सूत्र बनाओगे तो N बराबर आ जाएगा Q बटा ई। आप देखो यहाँ से Q का मान 1 है तो 1 रख दो और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो हमने यहाँ पे रख दिया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। आप इसे पूरा हल कर लोगे तो आपके पास 6 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब 1 कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 6 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है 1 नंबर पे, तो अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पे अर्जित होती है, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी ये वैल्यू काम आती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल के, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, देखो तो देखो यहाँ पे आपसे कहना जितने क्वेश्चन है भाई साहब किसी क्वेश्चन को हल्के में लेना, इनको तैयार कर लेते हो ना तो आखिरी टाइम पे ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। आसानी से आप एक जो पेपर है ना फिजिक्स का बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। अब इसका आंसर देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है। कहा गया वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात, है ना। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश कहा गया है और इसमें जो लगने वाला बल F होगा, ठीक है। बल F तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति का मतलब अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। मतलब E बराबर सूत्र होता है F अपॉन Q नॉट, जहाँ F क्या होता है लगने वाला बल होता है और Q नॉट होता है परीक्षण आवेश। मतलब कहा गया ना बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति का क्या मतलब अनुपात। तो बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं, ठीक है। आप इसका मात्रक भी याद रखो। मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक बहुविकल्पी में भी बहुत आता है तो इसका मात्रक तैयार रखना, ठीक है। ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है कह रहा है आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए, ठीक है। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है इसका अर्थ बताइए। तो कहा गया एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। लैम्डा बराबर सूत्र होता है Q अपॉन L, ठीक है। मात्रक इसका होता है कूलाम प्रति मीटर। मात्रक क्या हो जाता है कूलाम प्रति मीटर। ये लैम्डा कहते हैं इसको आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक है। फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, इससे आपका क्या तात्पर्य आवेश के पृष्ठ घनत्व से।
तो कहा गया किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, इससे सिग्मा बोला जाता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए मात्रा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। देखो जब रेखीय घनत्व की बात होगी तो लंबाई होती है और जब आपके पृष्ठ घनत्व की बात होगी तो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए और इसका लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख सकते हो अगला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है गॉस की प्रमेय क्या है। तो देखो गॉस की प्रमेय क्या होती है, कहा गया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो देख सकते हो रेखीय समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर सूत्र क्या होता है Q/ε0। कहा गया ना कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है आपका उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसका सूत्र आप इस तरह से लिख सकते हो या इसका सूत्र इस तरह से भी लिखा जा सकता है φE बराबर Q/ε0। ठीक है, इस तरह से लिख दो। फाई यहाँ पे क्या है, ये है वैद्युत फ्लक्स। फाई को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और इसी फाई का सूत्र होता है रेखीय समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, इसे रेखीय समाकलन का चिन्ह कहते हैं। तो फाई की जगह क्या लिख सकते हो, रेखीय समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। और कहा गया था आवेश, देखो कहा गया ना कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, इसलिए रेखीय समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर Q/ε0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा भी लिखिए। ठीक है, तो देखो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है, कहा गया वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में। ठीक है, क्या कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र मान लो कोई बिंदु है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश मान लो उसको अनंत से उस बिंदु तक लाया जाता है, तो वहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा ना उसे वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर सूत्र होता है W/Q0। V को कहते हैं वैद्युत विभव, W होता है कार्य और Q0 को कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। देखो W कार्य, कार्य का मात्रक जूल और Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है इसका मात्रक। ठीक है, विमा निकालोगे, जूल की विमा मतलब कार्य की विमा होती है mL/T-2, कूलम आवेश का मात्रक, इसकी विमा होती है AT। अब यहाँ से इसको हल कर लो, mL/T-2 और यहाँ पे A-1 T-1 इसकी हो जाएगी। ठीक है, हल करोगे तो mL/T-3 A-1 आपका विमा आ जाएगी। ठीक है, तो ये है वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक और विमा। ठीक है, ये सभी मात्रक आत्रक जितने हैं ना इनको अच्छा तैयार कर लेना, क्योंकि ये जानते हो कहाँ पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी में बहुत आते हैं। ठीक है, तो मात्रक भी आपको तैयार रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर कह रहा है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तो देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, कहा गया किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर से सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहा गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें मान लो जितने भी बिंदु हो उन सभी बिंदुओं पे अगर वैद्युत विभव बराबर है तो उस पूरे पृष्ठ को आप क्या कहोगे, समविभव पृष्ठ कहोगे। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ की परिभाषा है। फिर है संधारित्र, किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। तो देखो संधारित्र की परिभाषा क्या होती है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, उसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब कहा गया संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। मतलब धारिता C बराबर सूत्र होता है आवेश Q बटा विभव V। ठीक है, जहां C धारिता, Q आवेश और V विभव है। ठीक है, इसका मात्रक भी याद रखना, धारिता का मात्रक होता है फैरेड। क्या मात्रक होता है धारिता का, फैरेड होता है। ये भी पूछा जा सकता है बहुविकल्पी पे कि धारिता का मात्रक बताओ, तो मात्रक याद रखना, धारिता C का मात्रक फैरेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संधारित्र में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, अगर संधारित्र मान लो आपका, उसमें आप परावैद्युत का प्रयोग कर दो तो उससे धारिता C का मान क्यों बढ़ जाता है, इसका क्या कारण है। तो कहा गया संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या कहा गया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर आप परावैद्युत पदार्थ भर देते हो तो इसके अंदर प्लेटों के बीच ना जो उपस्थित विद्युत क्षेत्र है उसकी एक विपरीत दिशा में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र होता है और उसकी विपरीत दिशा में एक अन्य आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। जो क्यों उत्पन्न होता है, इसकी सतह पर जो प्लेटों के बीच विपरीत आवेश है ना, प्लस और माइनस वाला आवेश, उसके कारण उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। मतलब जब आप क्या करोगे, जब आप परावैद्युत भरोगे तो पहले संधारित्र के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र होता है लेकिन वहां पे एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो पहले वाले वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। ठीक है, अब कहा गया जिससे क्या होता है, प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है और परिणाम स्वरूप धारिता क्या होती है,
बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि संधारित्र में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जितने क्वेश्चन सभी भाई साहब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे है, कह रहा है किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या होती है। ठीक है, किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या, इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो कहा गया यहाँ से कि किसी चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, मतलब किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टे को हम उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिग्मा बराबर सूत्र होता है 1/रो। इस वाले को रो बोलेंगे, इस वाले को सिग्मा। ठीक है, सिग्मा जहाँ पे विशिष्ट चालकता है, रो को विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। ये सिग्मा का चिन्ह है, रो का। ठीक है, सिग्मा विशिष्ट चालकता, रो विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका मात्रक होता है मो मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई भी एक मात्रक याद रख लेना। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 1 किलोवाट। ठीक है, यहाँ से क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे 1 किलोवाट की बात है और 1 मिनट की बात है। ठीक है, तो 1 मिनट को अगर 1 घंटा में बदलोगे तो 1/60 घंटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 1/60 घंटा। उसी प्रकार 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 वाट। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, वैसे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, तो ऊर्जा हमें निकालनी, तो व्यय ऊर्जा का सूत्र होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। वाट आपका कितना है, वाट आपके पास 1000 वाट, तो 1000 रख दिया। घंटा कितना है, 1/60। दिन कितना है, दिन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो सीधी सीधी 1 रख दो। ठीक है, हल कर लोगे तो व्यय ऊर्जा कितनी आ गई, 1/60 यूनिट। तो ये आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला सवाल भी हल हो चुका है। ठीक है, आप चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको जितने प्रश्न है केवल प्रश्न करा रहे हैं, और न्यूमेरिकल की क्लास आपको चैनल पे डेली मिल रही है। वहां पे आप न्यूमेरिकल अगर तैयार करना चाहो तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। और इसके पहले हमने बताया भी था, बहुविकल्पी वाली क्लास हमने पहले ही दे दी है, जिसमें पूरी बुक के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हैं वो हमने पहले ही करा रखे, उनको भी आप जाके चैनल से देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए कह रहे थे सब्सक्राइब करके रखो कि कोई वीडियो है तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो, तुरंत आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया, उनको बता दो भैया तैयार कर लो, पेपर का बहुत कम समय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो कहा गया जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है कि सेल की प्लेटों, देखो कहा गया जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, मान लो कोई सेल या बैटरी है, उसको आप तार द्वारा जोड़ दोगे तो तार में विद्युत धारा सेल की जो तार होता है ना, उसमें विद्युत धारा जो होती है, जो बैटरी या सेल होता है उसकी प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। और सेल के अंदर जो होती है घोल में, जो सेल के अंदर की बात करें, सेल के अंदर माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। और इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा जो उत्पन्न अवरोध होता है, अवरोध का मतलब रुकावट होती है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आप सेल के आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं वो समझ लो। कहा गया पहला, यह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड, तो वही कहा गया यह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर, वैद्युत अपघट्य के घोल में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नंबर, यह वैद्युत अपघट्य के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपको याद रखना है कि किन किन कारकों पे निर्भर करता है, इन 3 कारकों पे। ठीक है, और ये परिभाषा हो गई, और ये किस पे निर्भर करता है वो हो गया। ठीक है, समझ गए वाला भी। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया, सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जबकि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। दोनों का समझना, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में जो ऊर्जा दी जाती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो 2 बिंदुओं के बीच में होता है, केवल 2 बिंदुओं के बीच में। कहा गया जबकि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये पूरे परिपथ में होगा और ये केवल 2 बिंदुओं के बीच। ठीक है, तो ये चीज भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो है
कि धारा घनत्व से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKSA पद्धति में लिखिए तथा विमी सूत्र या वीमा सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो धारा घनत्व को इंग्लिश में करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या होती है देखो, कहा गया किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर I/A। आई होती धारा, ए होता क्षेत्रफल। कहा गया किसी चालक के बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना ए है और उसमें जो गुजरने वाली धारा आई है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। मतलब जे बराबर I/A, जहां आई धारा, ए क्षेत्रफल, मात्रा को क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और विमा निकालोगे, धारा की विमा ए हो जाएगी, क्षेत्रफल की L2 तो AL-2, तो इसकी पूरी विमा आप AL-2 लिख सकते हो। या देखो इसमें m तो है नहीं तो इसमें लिख सकते हो M0 L-2 और t भी नहीं तो T0 1/1, दोनों तरफ से लिख सकते हो, चाहे ये वाला लिख दो चाहे वाला। ठीक है, जो आपको सही लगे लिख लेना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आप चलते देखो अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है लारेंज बल क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, लारेंज बल क्या होता है बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया लारेंज बल। तो देखो कहा गया चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लारेंज बल कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर गतिमान आवेश जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को हम लोग क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। यदि Q आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की दिशा में थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला बल आपका लारेंज बल कहलाता है। और F बराबर सूत्र होता है F बराबर QVB। ठीक है, QVB साइन थीटा, और बल की दिशा V वेक्टर तथा B वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि F बराबर QVB साइन थीटा में V वेक्टर और B वेक्टर की दिशा क्या है, तो बल की दिशा V वेक्टर तथा B वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, और लारेंज बल का सूत्र क्या है, F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, तो ये लारेंज बल की परिभाषा और इसका सूत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आप देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर का परिपथी नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथी नियम पूछा जाता है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। ठीक है, तो कहा गया किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन या रेखीय समाकलन भी बोल सकते हो, रेखा समाकलन या रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। ठीक है, ध्यान समझना क्या कहा गया, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब जो B वेक्टर होती है उसका रेखीय समाकलन, मतलब रेखीय समाकलन, ये किसका चिन्ह बना, रेखीय समाकलन का। रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर किसके होता है, क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा I का म्यू0 गुना, तो म्यू0 का गुना है ना। तो रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू0I, इसे एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो B बराबर चुंबकीय बल क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा लंबी परिनालिका के भीतर B बराबर म्यू0 NI/L। जब लंबाई L होगी तो म्यू0 NI/L हो जाएगा। और जब आपको यहाँ पे देखो कहा गया जहां N बराबर N/L परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरक संख्या, अगर प्रति एकांक लंबाई में सूत्र निकालना होगा तो B बराबर सूत्र हो जाएगा म्यू0 NI। सूत्र क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू0 NI। ये सूत्र तब होगा जब परिनालिका के भीतर प्रति एकांक लंबाई में फेरे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्मॉल n यूज किया जाएगा। स्मॉल n क्या है, परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में, प्रति मीटर लंबाई या प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, चाहिए वाला सूत्र लिख दो चाहे वाला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों में एक भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, क्या कह रहा देखो, कह रहा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि अथवा अदिश राशि है, इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कह रहा किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह वाला आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। टाउ बराबर, टाउ को कहते हैं क्या, बल आघूर्ण कहेंगे। टाउ बराबर MB sin थीटा, M क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, B है चुंबकीय क्षेत्र और थीटा कोण हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने सारी चीज यहाँ पे लिखी है, जहां टाउ बल आघूर्ण, M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, B चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, जब अधिकतम बल आघूर्ण की बात की जाएगी, टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, जब अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र बात की जाएगी तो यहाँ से टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा MB sin 90। 90 क्यों लिया, जब अधिकतम की बात होगी, जब न्यूनतम की बात होगी तो थीटा 0 लेंगे, जब अधिकतम की बात होगी तो थीटा 90 लेंगे। तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए टाउ मैक्सिमम बराबर MB sin 90। ठीक है, sin 90 का मान 1 होता है तो इसकी जगह 1 हो गया, टाउ मैक्सिमम बराबर MB। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र कितना है, M बराबर टाउ मैक्सिमम बटा B। ठीक है, और यहाँ से बात की गई थी कौन सी राशि अदिश है कि सदिश,
तो ये सदिश राशि होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि? सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखो टाउ मैक्सिमम जो बल आघूर्ण, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसे हल कर लोगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका मात्रक, किसका? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम का। ठीक है, विमा निकालोगे तो एम्पियर की विमा ए हो गई, मीटर स्क्वायर की L2 हो गई, तो इसकी पूरी विमा कितनी आ गई? AL2। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी विमा हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। ठीक है, देख सकते हो विमा, मात्रक, राशि और इसकी परिभाषा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आप देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली परिभाषाएं हैं कुछ, इनको भी याद कर लेना। ठीक है, कह रहा है चुंबकीय आम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय आम्योत्तर इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, 1 नंबर पे परिभाषा आती है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर पे आएगी। तो कहा गया किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय आम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, जो मतलब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक होगा या चुंबकीय सुई होगी, उसके चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय आम्योत्तर कहेंगे। क्या कहेंगे? चुंबकीय आम्योत्तर कहेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय आम्योत्तर की परिभाषा हो जाएगी। फिर आती नति या नमन कोण से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है, तो देख लो। कहा गया नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय आम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। मतलब नति कोण को थीटा से लिखते हैं। नति कोण या नमन कोण क्या होता है? नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय आम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ठीक है, तो नति या नमन कोण की परिभाषा हो जाएगी। फिर इसके बाद है दिक्पात कोण से आप क्या तात्पर्य? ठीक है, दिक्पात कोण क्या होता है ये भी समझ लो। कहा गया पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक आम्योत्तर तथा चुंबकीय आम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात का कोण कहते हैं, और इसे क्या करते हैं? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे है। कह रहा है भैया कि किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक के बीच संबंध लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी स्थान पर नति या नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के बीच में संबंध लिखिए। तो उसका संबंध का सूत्र होता है tan थीटा बराबर v/h, जहाँ थीटा को नति कोण कहते हैं। v बराबर सूत्र भी याद रखो, v बराबर b sin थीटा होता है, जिसे ऊर्ध्वाधर घटक बोला जाता है। और h क्या है? b cos थीटा सूत्र होता है, इसको क्षैतिज घटक बोला जाता है। और बी यहाँ पे क्या, ये वाला जो बी है ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो सूत्र याद रखना, tan थीटा बराबर v/h, जहाँ थीटा नति कोण और v आपका क्या है? v आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, किसका? पृथ्वी का। और h क्या है? देखो कहा गया ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो v क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक, और h क्या हो जाएगा? क्षैतिज घटक हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो मस्त क्वेश्चन था ये वाला भी। आप चलते हैं, देखो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन जो है वो है चुंबकत्व के परमाणुवी मॉडल की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, कि चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल क्या होता है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं इसमें। देखो कहा गया प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणु से मिलकर बना, ये सबको पता है। जो पदार्थ होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कहा गया प्रत्येक परमाणु के अंदर केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है ना। परमाणु के केंद्र के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। मतलब ये कक्षाओं में चक्कर लगाने के अलावा ये अपना जहां पे स्थित होते हैं ना, उसकी धुरी पे भी ये घूमते रहते हैं। ये बात बताई गई। ठीक है, इसे चक्रण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो धुरी पे घूमना है उनका मतलब अपनी ही जगह पे घूमते रहते हैं, उसे कहते हैं चक्रण गति। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः चक्रण अथवा कक्षीय गति। चक्रण गति भी होती है, मतलब अपनी धुरी पे घूमने के कारण चक्रण गति, और नाभिक के चारों ओर घूमने के कारण कक्षीय गति। ठीक है, हुआ कह रहा है चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः चक्रण अथवा कक्षीय गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। मतलब वो जब चक्रीय और कक्षीय गति कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो एक धारावाही लूप अथवा किसकी भांति व्यवहार करता है? चुंबकीय द्विध्रुव की भांति। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग, जो 90% भाग होता है ना, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण होता है। मेन उसकी चक्रण गति के कारण ही चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग होता है। जो अपनी धुरी पे वो घूम रहा है ना, उसी चक्रण गति के कारण 90% भाग उसका होता है चुंबकीय आघूर्ण का। ठीक है, आप कह रहे हैं भैया कक्षीय परिक्रमण के कारण जो आपका आघूर्ण है वो बहुत कम होता है। कक्षीय जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं उसके कारण बहुत ही कम होता है चुंबकीय आघूर्ण का भाग, लेकिन जिसमें चक्रीय गति कर रहा है, अपनी धुरी पे घूम रहा है, उससे चुंबकीय आघूर्ण का भाग बहुत होता है।
यही जो है यही चुंबकत्व का परमाणु मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल है। ये परमाणु है, मान लो परमाणु के केंद्र में आपको पता है नाभिक होता है, और यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देख सकते हो यहाँ पे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इस टाइप से कक्षा में अपनी ऐसे नाभिक के चारों कक्षाओं में गति कर रहा है तो उसे कहा जाएगा कक्षीय परिक्रमण या कक्षीय गति। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे घूमेगा, अपनी ही जगह अपनी धुरी पे घूमेगा तो उसे चक्कर गति कहा जाएगा। देखो हमने यहाँ पे दिखाया भी है, अगर नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो परिक्रमण गति, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगगह की चारों ओर घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। ठीक है, तो इस टाइप से छोटा सा चित्र बना सकते हो और इसकी परिभाषा लिख देना चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के। 2 या 3 नंबर पे आपको ये पेपर में मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेंज का नियम पूछा जाता है। तो देखो भैया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या होता है। तो देखो कहा गया किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, लेंज का नियम यही है कि मतलब प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव ऐसा होता है कि उसी इसका विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। तो इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। इसकी परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्वप्रेरण क्या होता है, कोई किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है, मान लो कोई कुंडली है, ठीक है, अगर उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो और उसी कुंडली में आपका प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। देखो कहा गया ना, प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। फिर इसके बाद बात आएगी स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। तो कहा गया किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। क्या कहा गया कि किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होगा ये रहा। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक L बराबर सूत्र होता है माइनस E अपॉन डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी, जहां E क्या है विद्युत वाहक बल, डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी क्या है धारा परिवर्तन की दर। आपसे कहा गया यदि कि जो आपका स्वप्रेरण गुणांक L होता है उस विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है जब आपका धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। मतलब अगर आप डेल्टा I बटा डेल्टा टी जो है, अगर आप इसको कितना कर दो 1 कर दो, अगर आप इसको 1 कर दो तो L की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी माइनस E। तो परिभाषा यही से बनती है, परिभाषा यही से बनती है कि स्वप्रेरण गुणांक L क्या होता है, वो उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब धारा परिवर्तन की दर डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी जो हो वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। ठीक है, तो यही से परिभाषा आती है, आप बना के इससे लिख सकते हो। ठीक है, तो सूत्र हो गया स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। अब बात आती है भंवर धाराएं क्या होती है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं। ठीक है, पूछी जाती परिभाषा कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। भंवर धाराओं को इंग्लिश में ईडी करंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ईडी करंट्स। आप देखो क्या होती है, जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती है और इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, ये भंवर धारा की परिभाषा है कि मान लो कोई धातु का टुकड़ा है, अगर किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या उसमें गति कराया जाए तो क्या होता है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती है। जो धातु का टुकड़ा गति कर रहा है उसी का विरोध करती है, क्योंकि लेंज का नियम यही कहता है कि जो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है ना, तो उसी का विरोध करती है और इन धाराओं को हम लोग भंवर धाराओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आप चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शिखर मान की परिभाषा क्या होती है ये समझ लो। तो कहा गया चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर में परिपथ में, ठीक है, क्या कहा गया, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई मान लो कोई कुंडली है, उसके एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान 2 बार अधिकतम होता है और प्रत्यावर्ती धारा के इस अधिकतम मान को धारा का शिखर मान अथवा धारा का आयाम कहते हैं। इसे आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया, ध्यान समझो। कहा गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र मान लो कोई घूमती हुई कुंडली है और वो क्या कर रही है, एक चक्कर लगा रही है पूरे प्रत्यावर्ती परिपथ का, तो एक चक्कर लगाने में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा है ना उसका मान 2 बार अधिकतम होता है। इस अधिकतम मान को ही हम लोग धारा का शिखर मान या आयाम कहते है। ठीक है, इस अधिकतम मान को क्या कहते हैं, धारा का शिखर मान या आयाम कहते हैं। इसे आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आई नॉट जो होता है इसे धारा का शिखर मान बोला जाता है। ठीक है,
तो ये परिभाषा भी आप देख सकते हो, आसानी से हो जाएगी। आप चलते देखो अगले क्वेश्चन को, इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। वैद्युत अनुनाद की परिभाषा पूछी गई है। तो देखो किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति, किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यता के मान परस्पर निरस्त हो जाए तो उसे वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत अनुनाद इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। फिर है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। तो देखो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी पूछेगी, तो सबसे बड़ी जो तरंग है वो रेडियो तरंग है और सबसे छोटी जो है वो गामा तरंग है, ठीक है। आपको सारी तरंगें याद रखनी है इसमें वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली कौन सी होती है, रेडियो तरंग, और सबसे छोटी होती गामा तरंग, ठीक है। फिर इसके बाद है विस्थापन धारा क्या, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए और एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम का सूत्र लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो विस्थापन धारा क्या होती है, कह रहा किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहा गया, मान लो कोई परिपथ है, उसमें समय के साथ चुंबकीय जो वैद्युत क्षेत्र वो परिवर्ती मतलब बदलने वाला है, तो उसके कारण जो उत्पन्न धारा होगी उस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, तो आईडी को विस्थापन धारा से प्रदर्शित करते हैं। आईडी बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt, ठीक है, ये फॉर्मूला है आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt विस्थापन धारा का। फिर पूछा गया एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, ठीक है, इसका सूत्र क्या था, सूत्र ही हो गया। अगर पूछ ले इसका मात्रक बताओ तो मात्रक तुरंत बता दोगे, धारा है तो एम्पियर मात्रक होगा, ठीक है। अब कह रहा है एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, तो देखो वो भी देख लो। एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम क्या होता है, कह रहा है इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिपथ क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट कोष्टक में आईसी प्लस आईडी, जहां आईसी को हम लोग चालन धारा कहेंगे और ये आईडी को विस्थापन धारा कहेंगे। तो ये आपका एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम और आपका ये जो विस्थापन धारा वाली परिभाषा थी, ठीक है। तो आप चलते देखो अगले क्वेश्चन को। जितने क्वेश्चन है भाई साहब सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी पिछले वर्षों के पेपर से लिए गए, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखो अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांतिक कोण क्या होता है उसकी परिभाषा देनी है। तो कहा गया सघन माध्यम में बना वापतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रांतिक कोण की परिभाषा हो जाएगी। फिर है अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए, ठीक है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, तो कहा गया लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो ये अवतल लेंस के प्रथम फोकस की हो जाएगी। फिर इसके बाद है आपका लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। तो लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक डायोप्टर डी होता है। इसका अगर सूत्र की बात करें तो पी बराबर 1/f होता है, जहां f फोकस दूरी और आपका p क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। f फोकस दूरी और p क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। कहा गया ना फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं p, तो यही है और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर d होता है क्षमता का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के, ठीक है, यदि आपका क्या कहा गया प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पूछ रहा है। तो देखो प्रिज्म कोण को a से लिखते हैं, तो प्रिज्म कोण a बराबर अल्पतम विचलन कोण डेल m है ना, डेल m कहते हैं इसे, तो डेल m और a बराबर, तो a बराबर डेल m हो गया। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना तो उसका सूत्र लगा दो, n बराबर sin a प्लस डेल m बाई 2 बटे sin a बाई 2। अब डेल m और a बराबर है तो डेल m की जगह भी a लिख दिया, तो a प्लस a बाई 2 बटा sin a बाई 2। आप देखो यहाँ से इसे हल करोगे तो साइन a प्लस ए मतलब 2a बटे 2 है ना, और बटे में साइन a बाई 2। अब 2 से 2 खत्म तो साइन a हो गया। अब साइन a बराबर सूत्र होता है साइन a बराबर 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, तो साइन a की जगह रख दिया 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। अब साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 खत्म तो 2 कॉस a बाई 2 आ गया पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस टाइप से देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला भी आसानी से हल हो चुका है, ठीक है। आप देखो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इस वीडियो पे आपको जो मतलब आपसे कहा है कि जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले यही क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर जो डेरिवेशन वाले वो आपको आगे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो
आप देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। और इसी में व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर भी पूछा जाता है, वो भी नीचे क्वेश्चन दिया है। देखो कह रहा है जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहा गया, जब प्रकाश मान लो आ रहा है किसी अवरोध या द्वारक पे टकराए और थोड़ा सा मुड़ जाए, तो उस घटना को देखो द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तो प्रकाश का इस प्रकार से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब कहा गया भैया व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, अंतर बता दो। तो एक तरफ लिखा है व्यतिकरण, एक तरफ लिखा है विवर्तन। चलो अंतर बता देते हैं। व्यतिकरण में लिखा यह घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली दो पृथक तरंगाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। जो व्यतिकरण है ना, व्यतिकरण में क्या होता है, यह घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली दो पृथक तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। लेकिन विवर्तन में क्या होता है, यह घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम है, ठीक है। ये इसका पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर ये है कि इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती है। व्यतिकरण में क्या होता है, सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं, लेकिन विवर्तन में इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती है तथा तीव्रताओं के घटते क्रम में होती है। तो दो अंतर ये हो गए, इनको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। आगे के अंतर देखो यहाँ पे होंगे आपके, ठीक है, इधर साइड। आगे के अंतर देखो, तीसरा अंतर ये है कि व्यतिकरण की तरफ कि इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, लेकिन विवर्तन इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती। व्यतिकरण में इसमें निम्निष्ट प्राय पूर्णतः अंधकारमय होते हैं। जो व्यतिकरण में जो निम्निष्ट होते हैं ना, वो पूर्णतः अंधकारमय होते हैं, लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यह व्यतिकरण और विवर्तन में आपका अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। प्रकाश, ये परिभाषाएं बहुत पूछी जाती है इस चैप्टर से। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंग, निरोधी विभव, इन सबको तैयार करना इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। तो देखो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। कहा गया वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर सूत्र होता है H न्यू नॉट। W बराबर H न्यू नॉट, जहां W कार्यफलन, H को प्लांक नियतांक और न्यू नॉट को देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन हो गया। फिर है देहली आवृत्ति क्या होती है। तो देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी किसकी परिभाषा हो जाएगी, देहली आवृत्ति की। फिर इसके बाद है देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, कहा गया किसी धातु पर, देखो इनकी परिभाषा एकदम आसान है। इसमें कहा गया वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, और परिभाषा आगे सेम है, जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत ऊर्जा, वो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। देहली आवृत्ति में, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, देहली आवृत्ति। देहली तरंगदैर्घ्य में क्या होगा, इसमें अधिकतम होती है। इन दोनों में न्यूनतम लिखना था और तरंगदैर्घ्य वाले में अधिकतम लिखना है। तो देहली तरंगदैर्घ्य किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देहली तरंगदैर्घ्य में अधिकतम तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति में न्यूनतम आवृत्ति और कार्यफलन में भी वह न्यूनतम ऊर्जा, और बाकी की परिभाषा सेम है, जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषाएं हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट परिभाषा बहुत ज्यादा है। फिर है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव का क्या अर्थ है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कह सकते हो या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कह सकते हो, इसका क्या अर्थ होता है। तो कहा गया जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब जब किसी धातु पे प्रकाश को डाला जाता है, मान लो यहाँ पे प्रकाश डाला गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा हो जाएगी आसानी से। आप देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंध में, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देनी, निरोधी विभव की। तो देखो निरोधी विभव यहाँ पे हेडिंग लगी है, कह रहा निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है। निरोधी विभव क्या होता है, निरोधी विभव जो है भैया धन प्लेट पर लगाया गया ऐसा न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश के किसी आवृत्ति के संगत कैथोड, जो कैथोड होता है ना आपका,
कैथोड और एनोड, उसी में कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है, उस ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये निरोधी विभव परिभाषा हो जाएगी। फिर इसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर पे पूछा जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना है कि किसी धातु की पृष्ठ इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके नियम कौन कौन से हैं, तो चलो उसे भी समझ लेते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम आ गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कन, 2 साइंटिस्ट थे, लेनार्ड और मिल्कन। ठीक है, तो वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं, और इसके नियम निम्नलिखित है। अब नियम क्या क्या है वो नीचे बात की गई है कि पहला नंबर, किसी धातु की सतह से प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, कहा गया किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब जो धातु पर इलेक्ट्रॉन वो प्रकाश गिर रहा है, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसकी जो दर होगी वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। ये पहली बात बताई गई। दूसरा है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। मतलब जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी ना, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है ना, वो प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए आवृत्ति देहली आवृत्ति होनी चाहिए। ये चौथा नियम है इनका कि अगर आप प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना कराना चाहते हो तो उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, फिर पांचवा है कि प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश की सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच में कोई भी समय पश्चता नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जैसे ही प्रकाश गिरता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मतलब इसमें कोई भी समय पश्चता, इसमें कोई भी ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, इसे आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, देखो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं तथा इसकी शर्त क्या होती है। तो देखो क्या कहा गया, वन निश्चित त्रिज्या, ये बोहर ने बताया था, बोहर का जो परमाणु मॉडल है उसी में बताया गया था। क्या कहा गया कि कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाएं जिनमें घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। मतलब मान लो उस कक्षा में घूम रहा है और उस कक्षा में ऊर्जा का उत्सर्जन ना करे तो उन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। और इन कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मतलब mvr को कोणीय संवेग कहते हैं। m क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r कक्षा की त्रिज्या होगी, n क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, h क्या है प्लांक नियतांक। तो mvr बराबर सूत्र क्या होता है nh/2π। यही बोहर नामक साइंटिस्ट ने बताया था और यही इसकी शर्त है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, इन्हीं कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। आप देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान क्या होता है। ठीक है, आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए और हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा का क्या मान होता है। ठीक है, तो कहा गया यदि किसी परमाणु को निम्नतम अथवा मूल अवस्था में +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर से दी जाए तो परमाणु की कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0 हो जाएगी। मतलब पहले से उसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब किसी परमाणु को निम्नतम अथवा मूल अवस्था में इतनी ऊर्जा और दे दी जाए, बाहर से दे दी जाए, तो पहले से इतनी थी अब इतनी और दे दी प्लस की, तो ये और ये मिलके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात परमाणु आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा और यह बाह्य ऊर्जा ही परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, मतलब देखो कहा गया किसी परमाणु के पास पहले से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा है, अब बाद में फिर से तुम प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसे क्या कहेंगे, कहा जाएगा परमाणु आयनन में पहुंच गया। और ये जो बाहर से ऊर्जा दी गई है इसे ही आयनन ऊर्जा कहेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए, इसके आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान भी लिखिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी देख लो। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र En बराबर -13.6/n² होता है और हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव -13.6 वोल्ट और प्रथम उत्तेजन ऊर्जा जो होगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, ये होगा, ये वोल्ट में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ये चीज देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि सब न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। सब न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहा गया, ऐसे नाभिक, नाम से पता चलता है सब न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे 1s3 और 2he4। अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालोगे तो 3 से घटा दो 2 आ गया, 4 से 2 घटा दो 2 आ गया, मतलब दोनों में दो दो न्यूट्रॉन, तो ये एक प्रकार के सब न्यूट्रॉनिक है। और भी उदाहरण है देखो, जैसे 3 लिथियम 7 4 बेरिलियम 8। 7 से 3 घटाओ 4, 8 से 4 घटाया 4, दोनों में 4 4 न्यूट्रॉन, मतलब कि ये भी सब न्यूट्रॉनिक है आपस में, और ये दोनों भी आपस में सब न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। ये सब न्यूट्रॉनिक की परिभाषा और उसका उदाहरण हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। तो देखो द्रव्यमान क्षति में दिया डेल्टा एम बराबर 1 मिलीग्राम। अब अगर इसे किलोग्राम में बदले तो 1 गुणे 10⁻⁻6 किलोग्राम होगा। मुक्त ऊर्जा निकालनी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, सूत्र होगा E बराबर MC स्क्वायर होता है ना, तो इसे डेल्टा एम कितना हो गया, 1 गुणे 10⁻⁻6, और सी प्रकाश की चाल होती 3 गुणे 10⁸, इसका स्क्वायर कर दो, हल करोगे यहाँ से 9 गुणे 10⁻10 जूल आ जाएगा। तो मुक्त ऊर्जा जूल में कितनी आ गई, 9 गुणे 10⁻10 जूल। यही हमसे पूछा था, तो आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चले, देखो ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन है कि एक क्यूरी की परिभाषा दीजिए। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, क्यूरी की परिभाषा, ठीक है। तो देखो क्यूरी क्या होता है। क्यूरी कहा गया यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणे 10⁻10, क्या क्या गया, यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणे 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10⁻10 विघटन सेकंड, विघटन प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति के चिन्ह है, विघटन प्रति सेकंड या बेकुरल, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, 3.7 गुणे 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड या बेकुरल, ठीक है। तो ये क्यूरी की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है, नोट कर सकते हो। फिर नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो देखो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहा गया, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है भारी हाइड्रोजन तथा ड्यूटेरियम 1s2 के नाभिकों के संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। किस समीकरण द्वारा, देख सकते हो, जैसे कहा गया था दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो देखो दो हल्के नाभिक 1h2 है, ड्यूटेरियम इसका नाम है, 1h2 है, इसका नाम ड्यूटेरियम है। जब दोनों ड्यूटेरियम मिले तो आपका एक बन गया 1s3, इसे बोला गया ट्राइटियम, प्लस 1h1 बोला गया हाइड्रोजन, और 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर निकली, ठीक है। मतलब 1h2 प्लस 1h2 मिलने से 1s3 बना और 1h1 बाहर निकला और 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकली। अब ये जो ट्राइटियम बना है, इस ट्राइटियम में आपको ड्यूटेरियम मिलाना है। देखो ड्यूटेरियम पुनः इस ट्राइटियम के नाभिक से संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। मतलब पहले ड्यूटेरियम मिले तब आपका ट्राइटियम बना 1s3। अब इस 1s3 में फिर से ड्यूटेरियम 1s2 को मिला दो। जब आप इसको मिलाओगे ना तो 1 1 मिला के 2 हो जाएगा, तो 2 और 3 2 5 होते, 5 में से आपको 4 लेना। 2he4 हीलियम का भारी नाभिक बन जाएगा। 0 न्यूट्रॉन 0n1 मतलब 0 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे और 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आपकी बाहर निकलेगी। तो देख सकते हो आपने ड्यूटेरियम मिलाया, पहले ट्राइटियम बनाया, फिर ट्राइटियम में ड्यूटेरियम मिलाया तो आपने हीलियम का एक भारी नाभिक बना लिया। दो हल्के नाभिक के मिलने से एक भारी नाभिक बना, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये आपको उदाहरण देना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर चले, नाभिकीय विखंडन भी पढ़ लेते हैं, देखो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन क्या है, इसे प्रदर्शित करने का एक रासायनिक समीकरण दीजिए। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहां से उत्सर्जित होती है, ये पूछा गया, ठीक है। तो देखो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, कह रहा है किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उल्टा है उसी का, उसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाए थे, लेकिन नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक टूट के दो हल्के नाभिक बनाएगा, ठीक है। तो किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है, जैसे 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 न्यूट्रॉन। अब ये मिलके दो नाभिकों में टूट जाएंगे, मतलब एक भारी नाभिक है यूरेनियम, ये दो में टूटेगा, दो में किसमें, बेरिलियम और क्रिप्टन में, ठीक है। तो 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। देखो 3 0n1 मतलब 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। ये प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन की है। कहा गया नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है कि इस प्रक्रिया में प्राप्त नाभिकों तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान मूल नाभिक तथा न्यूट्रॉन से
मूल नाभिक तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, अर्थात इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है। यह द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन का। ठीक है, फिर है आपका इसके बाद क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो देखो, किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में अत्यंत निकट रूप से स्थित ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है, मान लो कोई निश्चित लघु ऊर्जा परिसर है, उसमें अत्यंत निकट रूप से जो स्थित ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या होगी, उसका समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। और ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड चालन बैंड तथा संयोजी बैंड होते हैं। ठीक है, जो ठोसों में कौन कौन से बैंड होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड पाए जाते हैं। तो ये ऊर्जा बैंड की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जितने भी आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले मेन जितने भी क्वेश्चन थे, जो कि आपकी थ्योरिकल वाले क्वेश्चन थे, वो सभी हमने करा दिए हैं। ठीक है, इतना अगर पढ़ लेते हो ना भाई साहब, अच्छा स्कोर कर सकते हो फिजिक्स के पेपर में। ठीक है, अब केवल रहते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के देखो, वीडियो की बात के चैनल पे प्लेलिस्ट एक बनी है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने करा रखे हैं, उसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मिल जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम वीडियो भी अब लाते रहेंगे। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर चेक करना जाके, वहां पे 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की प्लेलिस्ट है, वहां पे डेरिवेशन सभी इंपॉर्टेंट हमने करा रखे हैं। उस वीडियो पे आपको बता ही दिया था कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे वीडियो बनाया है जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से पढ़ने चाहिए उसके लिए वीडियो बनाया था। ठीक है, तो वो आप जाके देख लेना, तो आप डेरिवेशन देख सकते हो कौन कौन से हमें पढ़ लेने चाहिए इस लास्ट समय में। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखना। आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। और भाई साहब जितने क्वेश्चन बताए तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में अच्छे नंबर लाने तो क्वेश्चन आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से चैनल पे तैयारी चल रही है। अब आपको जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो करा देंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।